Hi aspirants, welcome to Achieve CAPF. So as you all know that the admit cards for the physicals and medicals are out. So there was a document which was speculating in the social media कि आपके 18th of November से आपके physicals and medicals start हो रहे हैं. So now the authenticity of that particular document has been proved. तो 18 तारीख से आपके स्टार्ट हो ही रहे हैं फाइनली. So as I've already told you in my previous videos that yours batch is a big batch. तो अगर उनको ज़्यादा कैंडिडेट्स अकोमोडेट करने हैं ऑन टाइम उनको अपने फिजिकल्स एंड मेडिकल्स कंप्लीट कराने हैं, सो ऑब्वियसली दे हैव टू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली. तो उन्होंने प्रीपोन कर दिए हैं डेट्स. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो अभी तक रिक्रूटमेंट्स हो रही थी वो मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होती थी, बट देन योर्स बैच इज़ अ बिग बैच, सो दे हैव प्रीपोन द डेट्स एंड 18th नवंबर से ही आपके फिजिकल्स एंड मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं. सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट्स विच वाज स्पेक्यूलेटिंग ऑल अराउंड. तो इसमें उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पे वो आपके कराएंगे. गुवाहाटी आसाम में होंगे, गोरखपुर में होंगे, आपके महाराष्ट्र पुणे, नीसा हैदराबाद और 39th बटालियन ITBP ग्रेटर नोएडा एंड RH ITBP ग्रेटर नोएडा. ये तो आपके फिजिकल एंड मेडिकल अलग अलग बताया उन्होंने. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दे हैव रिटन दिस, यहाँ पे आपका फिजिकल होगा, यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, एंड अकॉर्डिंगली दे हैव गिवन एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. नीडलेस टू से नोएडा में सिर्फ 39th बटालियन ITBP में ही नहीं होता है, आपका CISF भी है, SSG CISF, यहाँ पे भी आपके फिजिकल्स होते हैं. एज आई ऑलरेडी मैंशन दिस थिंग इन माई फिजिकल वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि दे वर स्टूडेंट्स विच whom we met ड्यूरिंग आवर मेडिकल्स, जो कि एक अलग मेडिकल बोर्ड के साथ बैठे हुए थे, उनका एक बोर्ड अलग था, एंड उनका जो फिजिकल हुआ था वो CISF में हुआ था. सो लेटर ऑन वी गॉट टू नो दिस, बट देन आपको जो एडमिट कार्ड्स आएंगे, कुछ बच्चे नॉर्थ इंडिया के ऐसे होंगे जो यूपी दिल्ली ये वाली बेल्ट है, हिमाचल प्रदेश के भी बच्चे आते हैं, पंजाब से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, ये बच्चे जो आते हैं वो मोस्टली इनको दो ही सेंटर अलॉट होते हैं, या तो 39th बटालियन ITBP या फिर SSG CISF. ये आपको पता लग गया होगा कि 35 बच्चों का वो बैच बुला रहे हैं. एंड द रिज़र्व डे, दिस रिज़र्व डे इज़ फॉर जो अपने एक्सटेंशन लेते हैं, ठीक है. तो आपको एक्सटेंशन मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 14-12 तक की मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का फिज़िकल मेडिकल शेड्यूल्ड है 18th को, तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो ये बोल सकता है कि मुझे सो एंड सो इंजरी है, तो वो अपना करा सकता है 14th को. बट देन प्लीज़ नोट कि जब तक वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट एंड योर प्रॉब्लम इज़ ए जेन्युइन कैंडिडेट, दे आर नॉट गोइंग टू पोस्टपोन योर डेट. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मन में आएगा तो मैं करा लूँगा. इफ़ यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम अ जेन्युइन प्रॉब्लम, दे विल श्योरली एंटरटेन योर रिक्वेस्ट. तो ये इसको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. अभी डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं एडमिट कार्ड पे. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ लेनी चाहिए. सबसे पहले मैं एडमिट कार्ड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रहे कि आपको क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे. क्योंकि फिजिकल्स एंड मेडिकल्स के एडमिट कार्ड आने के बाद तो ऑब्वियसली बच्चे और ज़्यादा प्रिपरेशन करने भागते हैं कि हमें और ढंग से प्रिपेयर करना है. बट देन साइड बाय साइड हमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनको नेग्लेक्ट नहीं करना है. दिस इज़ माई ओन एडमिट कार्ड. ये जब 2023 में आई वॉज अपियरिंग फॉर द फिजिकल्स एंड मेडिकल्स, तो ये मैंने अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे अटैच किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग द इंस्ट्रक्शंस, राइट. आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा वो कुछ इस तरह का ही होगा. ऑब्वियसली आपका यहाँ पे आपको दिखेगा आपका जो डेट है एंड आपकी रिपोर्टिंग टाइम. सी रिपोर्टिंग टाइम इज़ 7:30 AM, वॉज 7:30 AM ऑन दैट पर्टिकुलर डे. तो मुझे ऐसा लगा था कि यार 7:30, वो बहुत ही रिमोट एरिया था, तो मुझे लगा 7:30 तो वैसे बोल रहे होंगे, बट शायद बच्चे लेट भी आएंगे. बट देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रॉपर टाइम पे ही जाएं, स्टिक टू योर रिपोर्टिंग टाइम, क्योंकि वो लेट नहीं करते हैं. आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट almost 80% of the students were present and were standing in front of the gate at 7:25 AM. 7:30 पे तो उन्होंने गेट खोल दिया था, वहाँ पे लाइन लग गई थी. तो लेट आओगे तो हो सकता है आपको कोई बोले, कुछ आपको बुली करे वहाँ पे, क्यों लेट आए हो, आप फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो.
अननेसेसरीली प्रेशर दिमाग पे नहीं लेना है, अपने आप को शांत रखना है, यू हैव टू बी काम। सो इट्स बेटर दैट यू रीच ऑन टाइम, कोई भगदड़ नहीं मचानी है। आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम पे जाएं। नेक्स्ट इज़ योर सेंटर। देखो, माई सेंटर वॉज 39th बटालियन ITBP, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यही सेंटर मिलना था। एंड सेंटर ये मिलने के मायने ये हैं कि ये बहुत ही रिमोट एरिया है, यहाँ पे आसपास कोई कुछ खास होटल्स या कोई लॉज करने का एरिया ऐसा कुछ इतना अच्छा है नहीं। तो हालांकि मुझे एक मिला था होटल, बट देन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट होटल टू यू, कि कॉस्टली भी है और उसमें कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई जाए और बीमार हो जाए। आई वुड सजेस्ट यू कि आप बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, अगर आपका यही सेंटर है तो बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास बहुत सारे आपको होटल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ लॉज करो। कन्वीनियंट होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आप कैब टैक्सी कर सकते हो, वो आपको 45 मिनट्स में आपको उतार देगी आपके वेन्यू पे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको लॉजिंग के, टीए के, ट्रेवल अलाउंस और DNS अलाउंस ऐसा कुछ भी मिलता नहीं है। सो यू हैव टू बियर योर ओन एक्सपेंसेस। तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से क्या करना है। आप चाहें तो आप 4-5 दोस्त एक साथ मतलब कॉन्ट्री करके भी कर सकते हैं। तो मैंने देखे थे काफ़ी सारे बच्चे थे जो कॉन्ट्री करके वहाँ पे जा रहे थे। अगर सपोज़ आपको 1000-1500 का रूम मिल रहा था, आप 2 जने 3 जने मिलके भी उसको शेयर कर सकते हो। बट ये लोकेशन आप प्लीज़ गूगल मैप पे देख लेना, आसपास इसके कुछ है नहीं तो अपना उस हिसाब से समझ लेना इन चीज़ों को। बिकॉज द रिपोर्टिंग टाइम इज़ स्ट्रिक्टली 7:30, वो बहुत ज़्यादा लेट करते नहीं हैं। मैंने हार्डली 5-10 मिनट लेट देखा था। एंड उसके बाद में वहाँ पे CO सर भी आए थे, कमांडेंट थे जो वहाँ के, उन्होंने बोल दिया था कि गेट बंद कर दो। वो बात अलग है कि उसके बाद शायद 1-2 बच्चा आया हो मे बी, बट देन दे वर स्ट्रिक्ट, उन्होंने बोल दिया था कि गेट बंद कर दो, तो लेट मत होना। नाउ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ कि आपको अपनी 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि अटेस्टेड फोटोकॉपी है। एंड इसके साथ आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट। ये तो ऑब्वियसली वो एक एक सेट आपसे लेंगे, वहाँ पे डिपॉजिट भी होगा। एंड आप अपनी ओरिजिनल भी लेके जाओगे, वो वहाँ पे जाके क्रॉस वेरीफाई करते हैं जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे आपकी। आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है, 4 इन्होंने मांगे हैं, 4 अपने साथ ले जाना। जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस वाली हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। PST के जस्ट नेक्स्ट डे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है इनकी 4 की, क्योंकि कुछ बच्चों को रीमेडिकल भी मिलता है। तो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स आप भरोगे रीमेडिकल वाले, तो वहाँ पे भी आपको फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, तो इसलिए आपको 4 लेके जानी है। कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट दी हार्ड कॉपी ऑफ द डैफ। देखो, डैफ के बिना आपको एंट्री मिलेगी नहीं। इन्होंने एक्सप्लिसिटली एक अलग से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप खुद देखो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। इट शुड बी नोटेड दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन PST, PET, MST एंड RME विदाउट द डैफ। तो डैफ के बिना आपको गेट पे एंट्री भी नहीं देंगे। तो अगर आपके पास आपका डैफ नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डैफ को रिट्रीव कैसे करना है, वो वीडियो आप अपना देख सकते हो उसको, अगर किसी के पास नहीं है। वैसे तो ऑल ऑफ़ यू गाइज मस्ट बी इंटेलिजेंट, तो आपके पास सबकी अपनी सॉफ्ट कॉपी होगी, तो उसकी एक प्रिंट आउट ले लेना। आई गेस कि आपको 2-3 प्रिंट आउट ले लेने चाहिए, एंड वो तो वापस आ जाएंगे, इज़ नॉट अ बिग डील। तो 2-3 अपनी कॉपीज़ ले जाना वहाँ पे। एंड एक कॉपी शायद वो रखते हैं अपने पास, बट देन वो देखेंगे तो बिना डैफ के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 इज़ कि आपको अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने डैफ में मेंशन किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार आपने डैफ में लिखा था कि आपका बैडमिंटन में ABC सर्टिफिकेट है या बास्केटबॉल में ABC सर्टिफिकेट है, तो क्या वो भी लेके जाने हैं? देखो, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बट उन्होंने इस टाइम पे PST के टाइम पे मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे, बट इन्होंने यहाँ लिखा है अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो लिखे हैं ना, इसके साथ में लिखा है एटसेट्रा, अपने साथ रख के ले जाना, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई वेट नहीं है। हालांकि मुझसे नहीं मांगे थे, एंड आई ऑल्सो नो कि हमारे बैच में जितने बच्चे गए थे किसी से भी स्पोर्ट्स वाले या एक्स्ट्रा को करिकुलर वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे। बट देन इट मे हैपन कि कोई पूछ ले, तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। बट ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो आपको लेके जाने ही हैं, लाइक
proof of date of birth, your educational qualification, that is your degree, caste certificate if your case is सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय अगर आप हो तो उसका कुछ होगा, वो डैफ के साथ भी आपने लगाया होगा तो वो लेके जाना है। एक्स सर्विसमैन का जो आप ऑब्वियसली आपने ये सब चीज़ें डैफ में लगाई हैं तो आपको लेके जाना है। अगर आप JNK के रेजिडेंट हो तो शायद वो डोमिसाइल वगैरह मांगेंगे आपसे, तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा। आपको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उनके साथ शेयर करना पड़ेगा ये। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन तक तो मैं आपको ऑलरेडी सी आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट हेयर दैट whatever I am discussing is with respect to the admit card which were released in 2023. So there might be a possibility कि जो 2024 में आपके एडमिट कार्ड्स आए हैं हो सकता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस में चेंज हो। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, बट देन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज तो आप यहाँ से उसको एक बार ट्रेवर्स कर लेना, एक बार देख लेना। अगर आपके एडमिट कार्ड में देयर इज़ एन एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन तो आप प्लीज़ उसको भी साथ में ले लेना। एंड आई हैव एन एडमिट कार्ड विच इज़ ऑफ 2023, माई ओन एडमिट कार्ड, सो आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल these things with respect to the admit card of 2023. So coming back to topic now, I'll discuss the important instructions now. So first in the row is that your candidature is purely provisional. सिंपल मतलब ये है कि भाई आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे उन सब की स्क्रूटिनी नहीं हुई है, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। तो वो तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता उसके बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी तब ये प्रोविजनल हटेगा। एंड ऑब्वियसली मैं भी अभी प्रोविजनल में ही हूँ, हालांकि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, बट देन स्टिल पुलिस वेरिफिकेशन इज़ अबाउट टू बी डन। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना अलग चीज़ है, बट पुलिस वेरिफिकेशन होना अलग चीज़ है। तो वो सब होने के बाद ये प्रोविजनल वाला टैग थोड़ा हटता है। सेकेंड थिंग इज़ कि आप डैफ लाना कंपलसरी है। देखो दे आर मेंशनिंग अ सिंगल थिंग 2 times right here in your instruction number 3, you can see it, and right here in your instruction number 2 the same thing they are mentioning 2 times, so you can ascertain the importance of this particular thing कि बिना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के उधर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दे नॉट बी गोइंग टू एंटरटेन यू। डैफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रूशल डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है। ये इसलिए लेके जाना होता है क्योंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम एक टॉगल बटन आता है जिसमें ये लिखा होता है कि हैव यू एवर बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो यदि आप उसको येस कर देते हो कि आप सिलेक्ट हो चुके हो तो आप आगे फर्दर डैफ नहीं भर सकते हो। तो ये एक तरीके का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ताकि वो फर्दर प्रोसेस में ना आ पाएँ, उनको हटाने के लिए। तो डैफ की इंपॉर्टेंस यहाँ पता लगती है, क्योंकि कई बार रिजल्ट डिले हो जाता है, रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आता है, बट देन टू मेक श्योर कि फिज़िकल में ऐसे बच्चे ना आए जो पिछले साल ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं एंड वो इस साल भी रैंक होल्डर्स ना बने, यूपीएससी हैज़ मेड श्योर कि वो डैफ फिज़िकल में चेक करा के उन लोगों को वहीं से फ़िल्टर आउट करते हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल थिंग, इसलिए वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। द थर्ड थिंग इज़ कि आपको आपका ओरिजिनल एविडेंस ID कार्ड लेके जाना है। ना द क्वेश्चन कम्स इज़ विच ID कार्ड। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन, आधार, ये सब चीज़ें लेके जा सकते हो, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ जब आपने अपना रिटन एग्जामिनेशन दिया था उससे पहले जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जब भी फॉर्म्स निकले थे, तो उस टाइम पे आपने कोई ना कोई अपना ID कार्ड बताया होगा उनको कि ये सो एंड सो मेरा ID कार्ड है, और उसका नंबर भी डाला होगा। एंड द सेम इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल अपॉन योर एडमिट कार्ड जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का था, उसमें भी लिखा होगा कि आपने कौन सा कार्ड वहाँ पे बोला था उनको लाने के लिए। तो वही सेम कार्ड, अगर आप उस टाइम पे आधार कार्ड आपने मेंशन किया था, रिटर्न के टाइम पे आप आधार कार्ड लेके गए थे, तो आपको अभी भी अपना आधार कार्ड ही लेके जाना है। अगर आप कोई दूसरा कार्ड लेके गए थे तो दूसरा लेके जाओगे, विच एवर द केस में भी आपको अपना सेम कार्ड इन ओरिजिनल एज वेल एज अ फोटोकॉपी ऑफ दिस आपको लेके जाना है वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ कि आप जब रिपोर्ट करोगे तो उससे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। एंड ये जो गैजेट ऑफ इंडिया
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, जो इस पर्टिकुलर डेट को पब्लिश हुआ था, ये तो मेरा वाला केस है ना, आपके केस में तो ऑब्वियसली ये डेट अलग होगी। तो ये आपको पढ़ना है। इस साल वाला जो नोटिफिकेशन था मैं ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो वर्थ नोट डाउन करने के थे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस एनी मोर। आप दूसरी वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं, बट देन इसमें ऐसा इतनी ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दी गई हैं। कुछ फिजिकल्स एंड मेडिकल्स के बारे में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं ऑलरेडी डग आउट कर चुका हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज़ दी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा वो नेक्स्ट डे ही होगा, एंड कैंडिडेट से उनका कॉन्सेंट लिया जाएगा। ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ। आपको बोला गया है कि आपको अपनी 4 फोटोग्राफ्स लेके आनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था 4 फोटोग्राफ्स आपको लेके आनी है। कुछ बच्चों को रीमेडिकल मिलेगा। हमारे केस में क्या हुआ था, 6 PM के आसपास हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो जब उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया, उससे पहले ऑब्वियसली बोर्ड मेंबर्स को ये चीज़ पता थी कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रीमेडिकल के लिए अपीयर होंगे। तो उन्होंने टर्न वाइज हर उस बच्चे को बुलाया था, उनसे फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए थे, पेस्ट करने के लिए बोल दिया गया था। एक सेपरेट रूम था उसमें, प्लस उनको कुछ 1-2 जगह पे साइन करने के लिए बोल दिया गया था। तो ऑब्वियसली आपसे कॉन्सेंट लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कैरी वैल्यूएबल आइटम्स लाइक मोबाइल फ़ोन्स, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखो हमारे केस में सिंपल चीज़ थी, हम गए थे गेट पे, ये सारी चीज़ें जमा करा ली थी उन्होंने। बट देन सेम चीज़ है कि मेरा 39th ITBP में हुआ था, अब आपका गोरखपुर में हो रहा है, या आपका पुणे में हो रहा है, या नीसा हैदराबाद में हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि कहाँ पे क्या होता है। मैं 39th बटालियन ITBP के बारे में बता देता हूँ। उन्होंने गेट पे हमारे ये डिपॉजिट कराए थे, हमें एक टोकन दिया था, पूरा फिजिकल प्रोसेस हुआ, DV, PST एंड PET ये तीनों कंप्लीट होने के बाद उन्होंने हमें हमारे टोकन के बदले हमें हमारे वैल्यूएबल आइटम्स दे दिए थे। ऑब्वियसली जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे, 100 मीटर से ही बाहर चले जाएंगे, वो अपना टोकन देंगे और अपना सामान लेके वहीं से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़, सी पॉइंट नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्टर किया जाएगा, एंड यू आर लायबल टू मेक श्योर कि आपका लेफ़्ट थंब नीट एंड क्लीन हो। यदि आपका ऐसा नहीं होता है, सपोज़ आपकी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग नहीं हुई, या फिर आपकी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग हुई थी बट देन आप जब मेडिकल देने जाओगे तब वो फिर दोबारा होगी, आप री मेडिकल देने जाओगे तब भी वो शायद होगी। तो अगर वो मैच नहीं हुआ वहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में। बट उसका भी एक सेपरेट प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये कहता है कि आपको अपने सारे थंब लगाने पड़ेंगे, आपको राइटिंग सैंपल देने होंगे, पाम्स लगाने पड़ेंगे, हर एक फिंगर का अलग से प्रिंट देना पड़ेगा। बहुत लेंदी एंड बहुत पेनफुल प्रोसेस है वो। तो आई डोंट बिलीव कि आपको उन सब चीज़ों में जाना चाहिए। आप अपने लेफ़्ट थंब का ध्यान रखना, अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट मत करना। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर ऑन स्पोर्ट्स किट। भाई आपको ट्राउज़र में भागना है या फिर आपको स्पोर्ट्स शॉर्ट्स में भागना है, वो आपके ऊपर है। कौन से शूज़ पहनने हैं, आपको एंकल बाइंडर पहनना है या नहीं, आपको नी प्रोटेक्टर पहनना है या नहीं, ये सब आपके ऊपर है। आपको जो करना आप कर सकते हो। बट देन मेरी तरफ से आपको सजेशन ये है कि आप प्लीज़ अपने साथ कोई स्प्रे या ओमनी जेल टाइप की चीज़ लेके जाएं, ताकि अगर इन केस आपको किसी भी एक इवेंट के टाइम पे, फॉर एग्जांपल 100 मीटर या 800 मीटर के टाइम पे हल्का सा मसल स्प्रेन होता है, तो आप उस वक्त वो स्प्रे या ओमनी जेल से एटलीस्ट अपना फिजिकल पूरा कर पाओगे। बाद में जो पेन होगा बियर हो जाएगा, बट देन उस टाइम पे आपको परफॉर्म करना है। अगर आपका एक बार बायोमेट्रिक हो गया तो फिर उसके बाद आपका पीटी होगा, पीएसटी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वो छोड़ देंगे कि आधा आज करा लिया फिर बाद में नहीं, वो उसी सेम डे पे कराएंगे। तो इंजरी से हमें खुद को बचाना है और अपने बॉडी को भी उतना ही उस टाइम के लिए सस्टेन करना है। तो छोटा मोटा स्प्रे नोज के लिए रख के ले जाना अपने साथ। पॉइंट नंबर 9 इज़ फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कि उनका एक कन्फर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट होगा अगर वो डिक्लेयर करती हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट। एंड दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई MST वीडियो, सो यू कैन चेक माई MST वीडियो देयर। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पॉइंट नंबर 10 इज़ कि आपको ये जो कॉपी है एडमिट कार्ड की,
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कॉपी मैंने आज तक प्रिजर्व करके रखी है, आपको भी सेम चीज़ करनी है। आपको अपनी जो कॉपी है उसको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने तक प्रिजर्व करके रखना है। इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपने आप को खुद को ही इस PDF को अटैच करके मेल कर दो, ताकि आप बाद में अगर रिट्रीव करना चाहो तो आपको मिल जाए। लोकल डिवाइस में स्टोर करोगे और ऐसा सोचोगे कि यहीं से रिट्रीव कर लूँगा, तो हो सकता है लोकल डिवाइस चोरी हो जाए या टूट जाए, फिर मिलेगा नहीं तो प्रॉब्लम होगी। या तो ड्राइव पे डालो या मेल करो। नेक्स्ट इज कैंडिडेट विल बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट इंजरी अकरिंग ड्यूरिंग। ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 12 इज़ कि आप परफॉर्मेंस एनहेंसर्स मत लेके जाएं। भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मत लेके जाना। 18 नवंबर से लेके, ऑब्वियसली मेरा तो 15 दिसंबर को था, तो उस टाइम भी हमें गर्मी फील हो रही थी, क्योंकि जब आप 100 मीटर भागोगे आपकी बॉडी गर्म होगी, आप 800 भागोगे और गर्म होगी, तो गर्मी लग रही थी। मैं खुद शॉर्ट्स में और एक सिंपल पतली सी टी शर्ट पहनी हुई थी मैंने, उसमें भी गर्मी लग रही थी। और अगर आप ऐसे केस में 1 महीना पहले जाके, जिसमें कि थोड़ी और गर्मी लगेगी, वहाँ पे परफॉर्मेंस एनहेंसर लोगे, तो आपकी बॉडी के साथ काफ़ी पेनफुल रिपरकशंस हो सकती हैं। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऐसी चीज़ें लें। इन सब चीज़ों से दूर रहना। हालांकि ऐसा कोई टेस्ट वो कंडक्ट नहीं कराते हैं, आपका कोई डोप टेस्ट या ब्लड टेस्ट नहीं होगा। कोई ले भी रहा होगा तो उनको नहीं पता लगेगा, बट अननेसेसरीली उधर रोड पे गिरने से बेटर है कि ये सब चीज़ें मत लो। पॉइंट नंबर 13 इज़ कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड उनका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। मतलब आप आओगे जाओगे, आपका ट्रेवल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, आपको अपना खर्चा खुद ही उठाना है। प्लस कैंडिडेट विल मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग लॉजिंग ड्यूरिंग देयर स्टे फॉर 2-3 डेज। 2 दिन तो मिनिमम आपको लगेंगे ही। कैसे लगेंगे समझा देता हूँ। अगर सपोज़ आपका, मेरा 15 को था, ठीक है, तो मैं 14 को पहुँच गया था वहाँ पे, तो एक दिन ये हो गया। 15 को मेरा था ही। अच्छा, 15 को था PET PST प्लस DV। 16 को हमारा था MST। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 16 को क्लियर होके बाहर चले गए थे, तो ठीक है 3 दिन तो फिर भी बनते ही हैं। मुझे रीमेडिकल मिल गया था, तो मैं 3-4 दिन और रहा था। अब इस केस में, ये वर्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऐसा कुछ आ जाए कि आपको सैटरडे को फिजिकल्स के लिए बुलाया जाए, तो बीच में संडे आ जाएगा। संडे को वो लेते नहीं हैं, मंडे, तो आपको ऑब्वियसली 3 दिन इन बेस्ट केस लगेंगे। इन वर्स्ट केस तो उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। कपड़े भी अपने हिसाब से ले जाना। दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट वर्थ मैंशनिंग, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ अलग से लगा दी है सेपरेटली, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लेके जाना है। आधार कार्ड या फिर आपका वो वाला कार्ड जो आपने एडमिट कार्ड के टाइम पे आपका लिखा हुआ है, आपने फॉर्म भरते टाइम मेंशन किया था, वो सेम कार्ड। ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड दोनों। क्लास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, इनके 2-2 3-3 कॉपीज़ ले जाना। वापस आ जाएगी, कोई बात नहीं, ज़्यादा वेट नहीं होता कागज़ में। देन इज़ योर डिग्री ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। देखो डिग्री के केस में जिन बच्चों के पास नहीं है, वो या तो प्रोविजनल लेके जाएंगे या फिर वो अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लेके जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आपने डैफ भरा है तो उसमें भरा ही होगा आपने। नेक्स्ट इज योर कास्ट सर्टिफिकेट, इफ़ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी तो आपको लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी बोथ। 5th इज़ योर एटसेट्रा। एटसेट्रा क्या है, देखो आपके एडमिट कार्ड में उन्होंने ऐसा कुछ दिया हुआ है कि यदि आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉई हैं तो उसका कुछ लेके जाना होगा, जो ऑब्वियसली आपने डैफ में भी अपलोड किया होगा। एक्स सर्विसमैन हो तो उसका भी लेके जाना पड़ेगा, प्लस रेजिडेंट ऑफ JNK हो तो उसका भी लेके जाना पड़ेगा, प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए थे। स्पोर्ट्स वाले सर्टिफिकेट मुझसे नहीं मांगे थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता हूँ जिनसे मांगे थे। स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर की वो जनरली ऐसे टाइम पे नहीं मांगते हैं। सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू अपने साथ लेके जाना चाहते हो या नहीं लेके जाना चाहते हो। सो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द D-Day फ्रॉम हेयर। ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ऑन योर D-Day, ऑन द वेरी डे जिस दिन आपका फिजिकल एंड मेडिकल होगा, द फर्स्ट थिंग विल बी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बट उससे भी पहले आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें आप अपनी काफ़ी डिटेल्स भरोगे। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको मैंने सैम्पल भी दिखाया था अपनी मेडिकल वाली वीडियो में।
मैंने उसमें बुकलेट का सैंपल लगाया था और उसमें बताया था कि आपको कैसे क्या फिल इन करनी है। अच्छा, वो बुकलेट भरने के लिए यू मस्ट हैव ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वो आप 2 ले जाना अपने साथ। वहाँ पे देर वर कैंडिडेट्स जो एक दूसरे से मांग रहे थे, मांग सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट देन मांगने का ड्रॉबैक ये है कि आप किसी से मांगोगे तो ऑब्वियसली पहले वो खुद का भरेगा फिर आपको पेन देगा, तो आप पीछे रह जाओगे। बट देन आपको अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए वार्म अप, स्ट्रेचिंग या रेस्ट के लिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी फिजिकल वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप अपनी बुकलेट पहले सबमिट करोगे तो आपका DVPST पहले होगा एंड आपका PET भी सबसे पहले होगा। तो अगर आपका पहले होगा तो आपको रेस्ट उतना उस हिसाब से मिल जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप अपने साथ पेन लेके जाएं, इसको ना भूलें। हाँ, नेक्स्ट इज़ योर PST। देखो, PST को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ में प्रॉब्लम आती है। देखो, क्योंकि अगर आपकी हाइट 165 नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऑब्वियसली आपको बाहर कर दिया जाएगा। उससे ज़्यादा है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप अंदर होने वाले हो। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जहाँ आप कुछ कर सकते हो, वो ये है कि आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। वो तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स की होती है। एंड 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एक्सपेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अभी से ही स्टार्ट कर देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं, मतलब उनकी एग्जैक्टली 5 ही आ रही है या उनकी 4.5 आ रही है, तो उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुशअप्स लगानी स्टार्ट करो। काफ़ी सारी तरह की पुशअप्स आती हैं, बटरफ्लाई अलग होती हैं, सिंगल हैंडेड अलग होती हैं, स्ट्रेच वाली पुशअप्स अलग होती हैं, हाथ खोल के अंदर करके। यूट्यूब पे ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो देख सकते हो। बट आपको अभी से पुशअप स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ़ यू आर अ बॉर्डर लाइन केस। अगर सेम डे पे, ऑन द वेरी डे, अगर आपको सेम प्रॉब्लम दोबारा परसिस्ट करेगी, तो जो PST बोर्ड होता है वो ऑब्वियसली काफ़ी कोऑपरेटिंग होता है, तो वो आपको बोलता है कि आप अभी की अभी ही पुशअप्स लगा लो एंड आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। तो ये चीज़ आप अभी से स्टार्ट कर देना। सो आफ्टर योर PST, द फर्स्ट इवेंट वुड बी दी 100 मीटर रेस। देखो, ऐसा कुछ लिखित में नहीं है कि 100 मीटर ही होगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो 100 मीटर ही कराते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकली 100 मीटर को ही लेके चल रहा हूँ। सो 100 मीटर में बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करते हैं वो क्या करते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस, वो 100 मीटर डायरेक्ट भागते हैं एंड उनको मसल क्रैम्स आते हैं, प्लस मसल स्प्रेन्स आते हैं, प्लस वो अपने मसल में टीयर करा लेते हैं, जिस वजह से उनको भागने में पेन होता है। तो मैं आपको यहाँ पे सही तरीका बता देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि 18 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके पास हार्डली ही कुछ दिन बचे हैं, इतने ज़्यादा डेज आपके पास है नहीं। खैर, जो भी आपके पास दिन बचे हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए फॉर 100 मीटर, मैं आपको वो समझा देता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज़ ओनली फॉर दोज जो बॉर्डर लाइन पे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 16 मीटर चाहिए इन मेल्स एंड आपको 18 सेकेंड, सॉरी, अगर आपको 16 सेकेंड्स चाहिए इन मेल्स एंड 18 सेकेंड्स चाहिए इन फीमेल्स, बट आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, फॉर एग्जांपल आपका 17 सेकेंड्स आ रहा है मेल का या फिर 19 सेकेंड्स के आसपास आ रहा है फीमेल्स का, दे कैन स्टिल इम्प्रूव एंड वो अभी भी इन टाइम अपनी ये सारी इवेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो। फर्स्ट इन द रो इज़, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि अब टाइम नहीं बचा है तो अब भागो, है ना, वो 100 मीटर स्प्रिंट डेली बेसिस पे लगाएंगे। वो सबसे ख़राब चीज़ है, उससे इंजरी भी होगी, प्लस जब तक आपकी मसल रिकवर नहीं होगी, जब तक आपकी मसल में स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक वो भाग भी नहीं पाएगी। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। क्या करना है मैं समझाता हूँ। आपको हर हफ्ते, एक वीक में सिर्फ 4 to 5 डेज़, सिर्फ 4 to 5 डेज़, दैट मीन्स आपको 2 दिन रेस्ट भी देना है। एक दिन तो आप स्प्रिंट लगाओगे 100 मीटर वाली, वो मैं समझाता हूँ, बट एक दिन आपको रेस्ट भी देना है। तो 4 to 5 डेज़ इन अ वीक आपको क्या करना है, आपको 30 मीटर के शूट्स लगाने हैं, ठीक है। 30 मीटर के, आपको पूरा 100 मीटर नहीं भागना है। फॉर एग्जांपल, ये आपका 100 मीटर का ट्रैक है, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, ये आपकी एंडिंग लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से भागना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 30 मीटर होगा। 30 मीटर में जितना आप में
जितना आप भाग सकते हो, जितनी स्प्रिंट लगा सकते हो लगाओ। यहाँ से यहाँ भाग के जाओगे, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ वापस चल के आओगे, फिर रेस्ट करोगे, फिर भाग के जाओगे, फिर चल के आओगे। इससे आपकी मसल्स टूटेंगी नहीं, इससे आपकी मसल्स को क्रैम्प्स ज़्यादा नहीं होंगे, प्लस आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी। ये आपको करना है 4 to 5 टाइम्स अ डे। दैट मीन्स एक बार भागे आए, इस तरह से आपको 4 to 5 टाइम्स अ डे करना है। एंड ये आपको 3 to 4 डेज अ वीक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्ट भी देना है। मैं समझाऊंगा आपको। जो एक्चुअल 100 मीटर की स्प्रिंट्स हैं, जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक भागोगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस, वो आपको सिर्फ 2 से 3 बार ही करना है। एंड वो इस तरह से करना है, आप मतलब हफ्ते में एक बार ही करोगे, बट इस तरह से करोगे कि 2 ऐसे दिन, जिन दिन पे आप 100 मीटर भाग रहे हो, उसमें एटलीस्ट 5 डेज़ का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टुडे इज़ 15th of नवंबर एंड आपने आज स्प्रिंट लगाई है 100 मीटर की, 2 से 3 बार प्रैक्टिस की है, तो नेक्स्ट जो आप स्प्रिंट लगाओगे वो आप 20 नवंबर से पहले नहीं लगाओगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आपको इंजरी तो होगी ही होगी, साथ में जो माइनर इंजरीज होती हैं, जो मसल में पेन होता है, वो तो होगा ही होगा, प्लस आपकी जो लेग्स हैं वो थोड़ी वीक हो सकती हैं, वो ज़्यादा प्रोन हो सकती हैं इस चीज़ के कि उनको लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है। क्योंकि आप एथलीट नहीं हो, आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, आप बहुत टाइम से सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, बैठे हुए थे एक सीट पे और सिर्फ पढ़ रहे थे। तो आपको ये चीज़ करनी है, रेस्ट आपको देना है। मैंने आपको बताया था 1 दिन का आपको कंप्लीट रेस्ट देना है, वीक में 1 दिन का। बट कंप्लीट रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप बेड पे पड़े रहोगे। आपको क्या करना है, या तो आप ये तीनों चीज़ आप एक साथ मतलब करोगे उस दिन पे, जिस दिन भी आपका रेस्ट होगा। पहली चीज़, आप ऑयल मसाज करोगे प्रॉपरली, आप वॉकिंग करोगे, कितनी, एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स, सिर्फ वॉकिंग, आराम से चलना है, कोई इसमें भागना नहीं है। प्लस लाइट स्ट्रेचिंग सबसे, अब इसकी क्रोनोलॉजी जो है वो मैंने उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लाइट स्ट्रेचिंग करोगे, फिर आप वॉकिंग करोगे, और जब आप घर आ जाओगे वॉकिंग करने के बाद, तो आप अपने लेग्स को मसाज करोगे। नेक्स्ट डे फिर आप वही सेम चीज़ करोगे कि आप 30 मीटर्स के शूट्स लगा रहे हो। एंड उसके बाद में आपने हफ्ते में एक बार 100 मीटर की शूट लगा लिया। आपने इसी तरह से करना है। देखो, आपको जो इम्प्रूवमेंट मिलेगी ना, वो ऐसे ही मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप रोज़ 100 मीटर भाग के इम्प्रूवमेंट करोगे, तो वो आएगी नहीं, आपको इंजरी हो जाएगी, वो अलग है। इसके साथ आपको स्प्रिंट्स लगाने से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग प्लस वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी ही हैं। ये चीज़ें आप स्किप किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर आप अगेन आपकी लेग्स प्रोन हो जाएंगी, वनरेबल हो जाएंगी फॉर द इंजरीज। प्लस आपको अपना टाइम नोट डाउन करना है। आप कोई फ्रेंड बनाओ जो विसल बजाए या कुछ भी करे, आपको स्टॉप वॉच लेके खड़ा हो जाए और आपका टाइम नोट डाउन करे और आपको बताए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको आपका टाइम ही नहीं पता होगा, तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि कितना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। सो नेक्स्ट इज योर 800 मीटर रेस। देखो, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नॉट सीन अ कैंडिडेट जो 100 मीटर क्रॉस करके आया हो और उसकी 800 मीटर ना हुई हो। मैंने अभी तक कोई बंदा देखा नहीं था जो 800 मीटर में आउट हुआ हो, नीदर इन दी 39th बटालियन ITBP नॉर इन दी SSG CISF। यहाँ पे 800 में कोई बाहर नहीं हुआ था। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, क्या मैक्सिमम कैंडिडेट, सारे के सारे कैंडिडेट्स 800 मीटर कवर कर लेते हैं, तो यहाँ बताने लायक कुछ है नहीं। एंड जंपिंग टू द लॉन्ग जंप। देखो, लॉन्ग जंप के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको 6 to 8 अटैम्प्ट्स ही लेने हैं पर डे, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। आप अपना थ्रेशोल्ड ब्रीच करने की कोशिश करोगे तो इंजरी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। प्लस आपको अटैम्प्ट्स लेने से पहले अपना प्रॉपर वार्म अप करना है और स्ट्रेचिंग करनी है। आप या तो एटलीस्ट 400 मीटर या 800 मीटर भागो, स्ट्रेचिंग करो, 1-2 शूट्स लगाओ 30 मीटर के, उसके बाद आप ट्रैक पे आओ। एंड आप ट्रैक पे आने के बाद अपना अटैम्प्ट्स लगाने स्टार्ट करो। एक दिन में 6 to 8 अटैम्प्ट्स, दैट्स इट। कुछ नहीं करना। आप पिट पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर पिट, दिस इज़ योर पिट, दिस इज़ योर रनवे। यहाँ पे आपका बोर्ड लगा होगा जहाँ से आप रनवे लोगे।
यहाँ पे आप अपने हाथ से ही लाइन लगा देना, या आपके पास पाउडर है तो वहाँ से लगा देना। भागोगे आप, यहाँ पे आपका पैर आएगा, आप जंप लोगे, आप इस लाइन के पार गिरोगे। उसके बाद आके आप वापस क्रॉस चेक करोगे कि आपका पैर कहाँ आया था, क्योंकि फुट एडजस्टमेंट इज़ मस्ट। आप लंबा कितना कूदते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप फाउल नहीं कर रहे हो इससे फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और इस चीज़ को नेग्लेक्ट हमें नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको एक डेडिकेटेड पिट पे ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसा मत करना कि आपने कहीं भी अपनी पिट बना ली है खुद की और वहाँ आप लगे हुए हैं, क्योंकि देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैंड, अ स्पेसिफिक सैंड फॉर लॉन्ग जंप, उसी में जंपिंग करनी है, क्योंकि आपको कुशनिंग इफेक्ट वही प्रोवाइड करेगा। अगर आप ऐसी पिट पे भागते हो जिसमें कुशनिंग इफेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी कमर पे सारा जर्क आएगा, इंजरी हो सकती है, तो ऐसा मत करना। नेक्स्ट थिंग इज़ शॉर्ट पुट। दिस इज़ कपकेक। यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं, बट सिर्फ फाउल का ध्यान रखना है। ये मैं ऑलरेडी अपनी फिजिकल वाली वीडियो में बता चुका हूँ, फाउल क्या है वो आप देख सकते हो। कुछ नोट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग इवेंट्स के लिए बेयर फुट मत भागना। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो नंगे पैर भागते हैं। दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग विच यू कैन डू। रीज़न बताता हूँ। आप स्टेडियम में गए, वहाँ पे आप भाग रहे हो प्रैक्टिस के लिए और आप नंगे पैर भाग रहे हो। अगर एक छोटा सा कंकड़ भी आपके पैर में लग गया ना और आपको ब्लीडिंग हुई या आपको कुछ भी इंजरी हुई, उसके बाद आप भागने लायक बचोगे नहीं। फिर आप एक्सटेंशन लोगे अननेसेसरीली, जो आपको करके ख़त्म कर देना चाहिए था अभी 15 दिन में, उसकी आप स्ट्रेस लोगे अगले आने वाले 1 महीने तक। तो जो चीज़ अभी करनी है उसको करके ख़त्म करो, अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं लेना है। बेयर फुट हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हमें इस टाइम पे अपने बॉडी को प्रिजर्व रखना है, हमें इंजरी नहीं चाहिए। द लास्ट डे बिफोर द फिजिकल्स, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे केस में मेरा 15 दिसंबर को फिजिकल था, तो मेरे लिए लास्ट डे कौन सा हुआ, 14 दिसंबर। तो आप अपने हिसाब से उस दिन देख लेना। उस दिन आप कुछ नहीं करोगे, नो रनिंग प्रैक्टिस एट ऑल, कंप्लीट रेस्ट विद अ गुड डाइट एंड गुड स्लीप। उस दिन आप बिल्कुल भी स्टेडियम में नहीं जाओगे, ट्रैक पे नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं भागोगे, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि योर बॉडी नीड्स रेस्ट। जो भी आपकी मसल्स वहाँ पे वियर आउट हुई होंगी, आपने उससे पहले जो प्रैक्टिस की होगी, उनको टाइम दो हील होने के लिए, एंड आप कंप्लीट रेस्ट ही लोगे। नेक्स्ट इज़ MST। MST के लिए क्या है कि आप देखो, अभी से ही फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप हेल्दी फूड खाओगे, जंक या स्ट्रीट फूड नहीं खाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पे जाने के बाद आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होगा, एंड और भी कई चीज़ें होनी है। आप ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो कि आप बीमार हो जाओ, तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ शुगर और प्रोटीन इनटेक पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिकल वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपका यूरिया टेस्ट होगा, आपका यूरिन टेस्ट में, उसके अंदर अगर आपके नाइट्रोजन या वो वाले जो आपके लेवल्स हैं वो बड़े होंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। प्लस शुगर का भी आपका टेस्ट होना है वहाँ पे, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। बॉर्डर लाइन पे आपको नहीं आना है, वरना री मेडिकल में फिर वही सब चलेगा कि आपको बोलेंगे इसको नॉर्मल लेके आओ। फॉर आईज़ आई वुड सजेस्ट कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करो, फ़ोन या डिवाइसेस कम देखो, प्रोटेक्ट योर आईज़, क्योंकि आईज़ की थरो चेकिंग होती है। मुझे खुद ऐसा लगता था कि मेरी आई बिल्कुल ठीक है, बट वहाँ जाके मुझे भी री मेडिकल मिला था। सो अपनी आँखों को बचा के रखना। एंड हेयर आर सम जनरल पॉइंट्स। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सप्लीमेंट्स एंड परफॉर्मेंस एनहेंसर्स। ये चीज़ों को आप हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा होगा नहीं। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू हैव सम माइनर प्रॉब्लम्स लाइक सम एलर्जी, किसी को रनिंग नोज़ है, किसी को एलर्जी है, किसी की स्किन उतरती है, किसी को हाइपर हाइड्रोसिस है, किसी को कुछ भी है, अगर वो चीज़ ऐसी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो आज से ही उस पर काम करना स्टार्ट कर दो स्ट्रिक्टली, क्योंकि अभी से करोगे तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। फिजिकल मेडिकल में अगर उनको थोड़ा सा भी ट्रेस नज़र आया तो वो आपको बाहर कर देंगे। नेक्स्ट इज़ कि आप अपने PST PET वाले दिन से एटलीस्ट 1 दिन पहले अपने वेन्यू पे जाओगे एंड आप वहाँ पे लॉन्च करोगे। इफ़ एनी वन इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनको है रिलेटेड टू दी एडमिट कार्ड्स, क्योंकि आई हैव सीन कैंडिडेट्स जिनको प्रॉब्लम आ रही है, या तो उनका एडमिट कार्ड उनसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है। आप 1 दिन ट्राई कर लो,
आज ट्राई कर लो, हो सकता है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो इस वजह से ऐसा हो रहा हो। आज ट्राई कर लो, आप कल ट्राई कर लो, दैट्स इट। इसके बाद आपने, मैं आपको बता देता हूँ, एक पीडीएफ है जो कि यूपीएससी सीएपीएफ एसी जो 2024 का रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, उसमें जो रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की नेम लिस्ट का पीडीएफ है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स मेंशन किए हैं कि आप इन सब कॉन्टैक्ट्स पे करके बता दो कि आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लगा दी है। ये वो ईमेल आईडी है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, प्लस ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। टाइमिंग उन्होंने बता दी है, ऑन वर्किंग डेज। आप उनको बताओ कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको आपकी मेल आईडी पे आपका एडमिट कार्ड भेज देंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ लिख दिया कि आईटीबीपी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेक्निकल इशू। कल को वो कुछ भी ऐसी रिक्वेस्ट या एक्सक्यूज़ एंटरटेन नहीं करेंगे कि सर्वर नहीं चल रहा था, वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हुआ, ये वो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका एडमिट कार्ड आपके पास एटलीस्ट 1 वीक प्रायर हो। दैट्स ऑल फॉक्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल्स एंड मेडिकल्स। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।